Now today we will be having a look at more case laws relating to Order 2 Rule 2. Now the judgment in point that we will have a look at today is the All Traders Private Limited versus United Breweries Limited. अब इसमें जो रिस्पोंडेंट हैं वो प्लेंटिफ हैं, जो अपेलेंट हैं वो डिफेंडेंट हैं. ठीक है. जो प्लेंटिफ हैं ही वॉज एंगेज इन टू मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ बियर अंडर वेरियस ब्रांड नेम्स. डिफेंडेंट प्लेंटिफ का एक्सक्लूसिव डेल कैटरे एजेंट था जिसको प्लेंटिफ ने अपॉइंट किया था फॉर सेल इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड. ठीक है. अब जो डिफेंडेंट जब अपना बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रहा था तो ओरिजिनली उसकी कंपनी का नाम था मैक्स ट्रेडिंग कंपनी, जो बाद में रिकन्स्टिट्यूट होके द ऑल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड बन गई. अब प्लेंटिफ ने जो सूट फाइल किया है डिफेंडेंट के खिलाफ वो फाइल किया है टू रिकवर द अमाउंट पेड इलीगली अंडर डेबिट क्लेम्स और डेबिट बिल्स विच वर इशूड बाय द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ. तो बेसिकली जो प्लेंटिफ का जो सूट है, प्लेंटिफ रिस्पोंडेंट का जो सूट था जो उसने दिल्ली में फाइल किया था, वो उस बेसिस पे था कि जो डिफेंडेंट है उसने कुछ डेबिट क्लेम्स और बिल्स रेस किए जो रॉन्गली और इलीगली रेस किए गए थे, और उसके अंदर प्लेंटिफ ने कुछ अमाउंट पे किया था फ्रॉम टाइम टू टाइम, और बाद में उसे पता चला कि वो रॉन्ग और इलीगल बिल्स और डेब्ट क्लेम्स थे. तो उसने क्या किया कि आई वांट टू रिकवर ऑल दोज अमाउंट विद इंटरेस्ट दैट आई हैव पेड टू द डिफेंडेंट ऑन दोज इलीगल डेबिट क्लेम्स. ठीक है. अब प्लेंट के पैराग्राफ 18 में प्लेंटिफ ने ये बताया कि प्लेंटिफ ने एक सिविल सूट और भी दायर किया था इन द सिटी सिविल जज, इन द कोर्ट ऑफ सिविल सिटी जज ऑफ बैंगलोर, और उसमें बताया कि उस केस में जो कॉज ऑफ एक्शन था इट रिलेटेड टू द इलीगल एक्ट ऑफ डिफेंडेंट टू एंटर इनटू डेल कैटरे एग्रीमेंट्स विद अनदर कंपनी कॉल्ड साउथ अफ्रीकन ब्रूवरीज लिमिटेड. ठीक है. ये उन्होंने अपनी प्लेट में डिस्क्लोज किया था कि इस केस के अलावा एक और केस मैंने इनके खिलाफ फाइल किया था डिफेंडेंट के खिलाफ, जो कि एक बैंगलोर की सिटी सिविल कोर्ट में इंस्टीट्यूटेड है बिफोर द सिटी सिविल जज, और उसमें जो कॉज ऑफ एक्शन था इट रिलेटेड टू द इलीगल एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट टू एंटर इनटू अ डेल कैटरे एग्रीमेंट्स विद अनदर कंपनी जिसका नाम था साउथ अफ्रीकन ब्रूवरीज लिमिटेड. अब डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन उठाया कि द प्रेजेंट सूट इज बार्ड अंडर ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ सीपीसी. इस पे एक प्रिलिमिनरी इशू बना. अब प्रिलिमिनरी इशू ये बनाया गया कि वेदर द सूट इज बार्ड अंडर ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ सीपीसी. ठीक है. तो ये थोड़ा आपको लिखने का भी आइडिया हो जाए कि इश्यूज कैसे लिखे जाते हैं. अब जो ट्रायल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट डिसाइडेड दिस इशू इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट. उन्होंने प्लेंटिफ के फेवर में ये इशू डिसाइड किया और डिफेंडेंट के खिलाफ ये इशू डिसाइड किया. ठीक है. मतलब डिफेंडेंट wasn't able to prove कि ऑर्डर 2 रूल 2 का बार अप्लाई कर रहा है. अब डिफेंडेंट ने अर्ज किया कि जो ऑर्डर है सिंगल जज का वो एरोनियस है इन लॉ. ये बिफोर द हाई कोर्ट वो अर्ज कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ सिंगल जज इज एरोनियस इन लॉ ऑन द ग्राउंड दैट सिंस प्लेंटिफ हैज ऑलरेडी फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट डिफेंडेंट इन बैंगलोर which was withdrawn under Order 23 Rule 1 without liberty to institute a fresh suit on same cause of action, the present suit is not maintainable in the light of specific bar of Order 2 Rule 2. अब अपने कंटेंशन के सपोर्ट में जो डिफेंडेंट था, डिफेंडेंट ने कई जजमेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के दिखाए कि माय व्यू पॉइंट इज सपोर्टेड बाय द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल्सो ऑफ वेरियस हाई कोर्ट्स. ठीक है. इंक्लूडिंग दिल्ली हाई कोर्ट. अब हाई कोर्ट ने जो सूट फाइल हुआ था सिटी सिविल जज बैंगलोर की कोर्ट में, उसकी प्लेंट देखी, प्लीडिंग्स देखी पार्टीज की, और फिर देखा कि जो केस फाइल हुआ था बैंगलोर में उसमें जो रिलीफ क्लेम की गई थी वो डैमेजेस, रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स और डिक्लेरेशन और इंजंक्शन की गई थी. और जो जिस ग्राउंड पे वो फाइल हुआ था सूट वो ये था कि द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम वाज सब्सिस्टिंग. मतलब बेसिकली प्लेंटिफ ये कह रहा था कि जब ये मेरे डेल कैटरे एजेंट हैं तो वो साउथ अफ्रीकन ब्रूवरीज के डेल कैटरे एजेंट नहीं बन सकते. ऐसा काम करना इलीगल है, ही दे कांट डू दैट. तो बेसिकली जिस ग्राउंड पे उन्होंने सूट फाइल किया था वो ये था कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट इज सब्सिस्टिंग. और उस केस में प्लेंटिफ हैड नॉट सॉट एनी रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट allegedly due from the defendants. A plaintiff applied to withdraw that suit before the court of Bangalore City Civil Court.
तो जज ने देखिए उनको विड्रॉ तो करने दिया पर उन्हें लिबर्टी नहीं दी टू फाइल अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अब ऑर्डर 23 में अगर आपने बिना लीव लिए अगर सूट विड्रॉ किया या अबैंडन किया देन यू कैन नॉट इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। और ऑर्डर 23 का जो रूल 1 है उसका क्लॉज 3 देखेंगे तो वो डिस्क्रेशनरी है कि जज जहाँ सेटिस्फाइड होता है कि a suit will fail by the reason of some formal defect or there is a sufficient ground for plaintiff to institute a fresh suit for the same subject matter or some part of the claim raised in the suit before him, then the court may grant leave to withdraw the entire suit or part of the claim with the liberty to institute a fresh suit in respect of the same subject matter or part of the claim that has been withdrawn. अब हाई कोर्ट ने बोला कि ऑर्डर 23 का रूल 1 that provision is in a form of exception to the bar under order 2 rule 2 which mandates the plaintiff to include all the claims which he is entitled to make in the same suit. It further ordains that a person who is entitled to more than one relief in respect of the same cause of action may sue for all or any such relief, but if he, except with the leave of the court, omit to sue for all or any of these reliefs, then he shall be barred from suing in respect of any relief so omitted. This bar is specific to relief arising out of the same cause of action. The abiding rationale is the multiplicity of the proceeding should be abjured, not only from the standpoint of the avoidable proliferation in the court dockets, but also minimize the possibility of conflicting court verdicts. तो दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि अगेन ऑर्डर 2 रूल 2 का जो सब रूल 3 है वो स्पेसिफिकली हैज़ बीन फ्रेम्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, और साथ में उसका और भी ऑब्जेक्ट ये है कि जिससे कोर्ट के ऊपर बर्डन्स ना बढ़े, दैट इज सिग्निफाइड बाय द यूज ऑफ एक्सप्रेशन प्रोलिफरेशन इन द कोर्ट डॉकेट्स एंड ऑल्सो टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्टिंग वर्डिक्ट्स। तो ये हाई कोर्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट था। अब जो काउंसिल थे फॉर द अपेलेंट डिफेंडेंट्स उनका कंटेंशन ये था कि जो रिलीफ रिस्पोंडेंट ने क्लेम की है दिल्ली के सूट में ये इनके पास अवेलेबल थी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द प्रीवियस सूट जो बैंगलोर में फाइल हुआ था, एंड बोथ परटेन टू द सेम डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डीलरशिप। द कॉज ऑफ एक्शन इन बोथ सूट हैज टू बी कंस्ट्रूड टू बी कॉमन, therefore omission to claim the entire relief in Bangalore case has disentitled him from raising the unprayed for relief before the court. मतलब बेसिकली कह रहे थे कॉज ऑफ एक्शन सेम था, ये रिलीफ बैंगलोर की कोर्ट में भी मौजूद थी, इन्होंने नहीं वहाँ क्लेम की थी, तो नाउ इज डिसएंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ क्लेम डिमांडिंग द रिलीफ विच वॉज ओमिटेड इन द प्रीवियस सूट। ठीक है, ये बेसिकली कहना था डिफेंडेंट अपेलेंट का। रिस्पोंडेंट जो थे उनका क्या कहना था कि द बार ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2 विल बी अट्रैक्टेड ओनली इफ देयर इज अ कॉमनैलिटी ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन and not mere coexistence of two separate causes of action. Coexistence of causes of action does not perforce make it mandatory for the plaintiff to institute a common suit for both under order 2 rule 2. Now the learned counsel in support of his contention relied upon the judgment of the Supreme Court in Kunjar Nair versus Narayan Nair. That was a judgment by the Supreme Court in which the Supreme Court said, and I quote, that we shall deal with the question regarding applicability of Order 2 Rule 2 of the CPC. The said provision lays down the general principle that the suit must include whole of the claim which the plaintiff is entitled to make in respect of a cause of action, and if it does not do so, then he is visited with the consequence indicated therein. It provides that all the reliefs arising out of the same cause of action shall be set out in one and the same suit, and further prescribes the consequence if the plaintiff omits to do so. In other words, Order 2 Rule 2 centers around one and the same cause of action. A mere look at the provision shows that once the plaintiff comes to the court of law for getting any redress basing his case on an existing cause of action, he must include in his suit whole claim pertaining to that cause of action. But if he gives up a part of the claim based on the said cause of action or omits to sue in connection with the same, then he cannot subsequently resurrect the said claim based on the same cause of action. Now, so far as the subrule 3 is concerned, before the second suit of the plaintiff can be held to be barred by the same, it must be shown that the second suit is based on the same cause of action on which the earlier suit was based, and if the cause of action is same in both the suits,
and if in the earlier suit the plaintiff had not sued for any other reliefs available to it on the basis of that cause of action, the reliefs which he had failed to press into service in that suit cannot be subsequently prayed for except with the leave of the court. It must therefore be shown by the defendants for supporting their plea of bar of order 2 rule 2 sub rule 3 that the second suit of the plaintiff is based on the same cause of action on which the earlier suit was based, and that because it has not prayed for the relief and it had not obtained the leave of the court in that connection, it cannot sue for that relief in the सेकेंड सूट. अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट कोट किया, दैट वाज गुरबख्श सिंह वर्सेस भूरालाल. मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ कि आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट इट अगेन. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसी जजमेंट में बंगाल वाटरप्रूफ लिमिटेड वर्सेस बॉम्बे वाटरप्रूफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का भी जजमेंट कोर्ट किया और बोला कि ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 3 रिक्वायर्स दैट द कॉज ऑफ एक्शन इन द अर्लियर सूट मस्ट बी द सेम ऑन व्हिच द सब्सिक्वेंट सूट इज बेस्ड. Therefore, there must be identical cause of action in both suit to attract the bar of order 2 sub rule 3. The illustrations given under the rule clearly brings out that position, and the ambit and scope of the provision highlighted in Gurbaksh Singh case by the Constitution Bench and in Bengal Waterproof Limited. The salutary principle behind order 2 rule 2 is that a defendant or defendant should not be vexed time and again for the same cause of action by splitting the claim and reliefs for being indicted in successive litigation. It is therefore provided that the plaintiff must not abandon any part of the claim without the leave of the court and must claim the whole of the relief or entire bundle of reliefs available to him in respect of that very same cause of action. He will thereafter be precluded from doing so in any subsequent litigation that he may commence if he had not obtained prior permission of the court. उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने और भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखे. Then it came to the facts and said that after applying the law laid down by the Supreme Court on the facts, it would be difficult to sustain the arguments of the learned counsel of the appellant defendants that the cause of action in the two suits is common. ठीक है, मतलब हाई कोर्ट कह रहा है कि जब लॉ हम अप्लाई करते हैं फैक्ट्स पे तो हमें ये दिख रहा है कि दोनों केसेस में कॉज ऑफ एक्शन सेम नहीं था, क्योंकि सूट जो बैंगलोर में फाइल हुआ था फॉर रिलीफ ऑफ डैमेजेस, रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स, declaration and injunction, it was based on the grievance of alleged violation of Del Cadre agency agreement by entering into a similar agreement simultaneously with another company which was in direct competition with the plaintiff. While the suit before the learned single judge in Delhi is a suit for recovery based on the payments made against the debt claim or debt notes raised by the defendant in September 2001. The cause of action for this suit is thus the debt claims raised by defendants, which is totally distinct from the one in previous suit. Then the High Court said that we may also add that the suit for accounts, declaration and injunction was filed by the plaintiff on the basis of that dealership was continuing and subsisting at the relevant date of filing of Bangalore suit. There would have been no occasion for the plaintiff to raise claims for recovery on the basis of bill raised by the defendants during the currency of the dealership unless there was a clear intendment of settling the accounts with the defendants finally at the time of filing the previous suit. For a cause of action to fructify in a legal sense, the bundle of facts giving rise to the claim have to be conclusively manifest so as to leave no alternative to one of the parties to take resort to a legal course for its addressal. मतलब बेसिकली हाई कोर्ट ने कहा कि कॉज ऑफ एक्शन को पूरी तरीके से फ्रुक्टिफाई होने के लिए वो जो बंडल ऑफ फैक्ट्स हैं दे हैव टू बी कंक्लूसिवली मैनिफेस्ट इन सच अ वे कि पार्टी के पास प्लेंटिफ के पास कोई भी ऑल्टरनेटिव ना रह जाए सिवाय गोइंग टू द कोर्ट फॉर इट्स रीएड्रेसल. Then the High Court continued and said that in a continuing or subsisting contract, the mere fact that some squabbles arose between the parties will not necessarily be strong enough compulsion from one to move to the courts. Thus, the courts, while determining the cause of action in a given suit, have to look at the events or facts which, out of the entire gamut of averments, have, in fact, led the plaintiff to institute a suit before them. In case in hand, the facts which form the basis of cause of action
are the payment made towards debt claims which the plaintiff alleges to be unlawful, which it wants to recover from the defendant. Thus, the cause of action for raising the same fructified only on termination of agreement, which is an event subsequent and distinct from the dispute which gave rise to the earlier suit. The argument of refusal to grant leave to file a fresh suit by the learned city civil judge Bangalore is only to be raised to be rejected, as the learned judge there has refused to grant leave to file a fresh suit on the premise that no liberty to file a fresh suit for recovery of amount could be granted on the cause of action of that suit, though the plaintiff was entitled to do so on separate cause of action. In light of the above observation, the appeal is without merit and is being dismissed with cost of rupees 25,000 rupees. ठीक है, तो हाई कोर्ट ने ये मैटर डिसमिस कर दिया. क्यों? मेन कंटेंशन क्या हाई कोर्ट ने पाया? कॉज ऑफ एक्शन दोनों सूट्स में अलग अलग था. जो प्रेजेंट सूट था दिल्ली में वो बेस था डेब्ट क्लेम्स के बेसिस पे, जिसमें प्लेंटिफ का कहना था कि दोज डेब्ट क्लेम्स हैव बीन इलीगली made by the defendants and he seeks recovery of the amount that was paid under those debt claims. While in the earlier suit जो बैंगलोर में फाइल हुआ था उसमें cause of action क्या था? उसमें cause of action ये था कि जो डिफेंडेंट है उन्होंने while the Delcatre agency agreement was subsisting between the plaintiff and defendant ने जो प्लेंटिफ का कॉम्पिटिटर था उसके साथ भी डेलकेट्रे एजेंसी का एक अग्रीमेंट कर लिया था जो कि अग्रीमेंट का वायलेशन था. तो यहां पे टू डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन अराइज किए. ठीक है, और इस बेसिस पे हाई कोर्ट ने डिफेंडेंट का कंटेंशन रिजेक्ट कर दिया एंड अपील डिसमिस कर दी. अब आप एक चीज देखिए, जितने भी आप जजमेंट्स देखेंगे लॉ वही अप्लाई किया जा रहा है जनरल प्रिंसिपल्स का जो मैंने आपको बताया है. ठीक है, there is a reason that those laws are called general principles, क्योंकि जब आप उन्हें एप्लीकेशन में देखते हैं तो आप देखते हैं कि हर जगह यूज हो रहे हैं. देखिए लॉयर्स वो कोट कर रहे हैं, जजेस वो कोट कर रहे हैं, और यही प्रैक्टिस होती है कि यू नो अबाउट दीज लॉज, यू फ्रेम योर आर्ग्यूमेंट अराउंड दीज लॉज एंड अराउंड दीज लीगल पॉइंट्स एंड देन यू बटरेस योर आर्ग्यूमेंट. ठीक है, अब हम एक और केस देखते हैं, वो है सिंडिकेट बैंक वर्सेस राजकुमार तनवर. ठीक है, अब इस केस में रेलेवेंट फैक्ट्स जो थे इसमें भी ऑर्डर टू रूल 2 इशू में था, और इस केस में जो रिस्पोंडेंट थे वो लैंडलॉर्ड थे. उन्होंने एक सूट फाइल किया था 31 जनवरी 1996 को सीकिंग इजेक्टमेंट ऑफ द अपेलेंट फ्रॉम द टेनेंटेड प्रेमिसेस. तो लैंडलॉर्ड क्या हुए? रिस्पोंडेंट. टेनेंट क्या थे? अपेलेंट. और ट्रायल कोर्ट के सामने लैंडलॉर्ड क्या थे? प्लेंटिफ. और अपेलेंट क्या थे? डिफेंडेंट. ठीक है, तो पोजीशन का ध्यान रखिएगा. खैर, द लैंडलॉर्ड फाइल्ड अ सूट on 31st January 1996 seeking ejectment of the appellant from the tenanted premises, stating that the lease has come to an end by a flux of time and even otherwise it is terminated by notice and the landlord was entitled to recovery of possession of tenanted premises. मतलब दो ग्राउंड लैंडलॉर्ड ने लिए. पहला कि लीज हैज एक्सपायर्ड, दूसरा आई हैव टर्मिनेटेड द लीज बाय नोटिस. ठीक है, ये दो ग्राउंड उन्होंने लिए. फिर जो दूसरा सूट लैंडलॉर्ड ने जो फाइल किया था, जो इट इज इन क्वेश्चन बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट, वो ये है कि द लैंडलॉर्ड इज क्लेमिंग डैमेजेस फॉर अनऑथोराइज्ड यूज एंड ऑक्यूपेशन फॉर अ पीरियड व्हेन टेनेंसी वाज स्टेटेड टू हैव बीन डिटरमाइंड टिल द डेट ऑफ द सूट विच इट वाज फाइल्ड. मतलब वो क्लेम ऑफ मीन प्रॉफिट के लिए सूट डाल रहे थे. खैर, इनका सेकंड सूट डिक्री हो गया और ये सक्सीड कर गए. क्लेम ऑफ मीन प्रॉफिट की डिक्री ग्रांट कर दी आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट ने. अब ये हाई कोर्ट के पास गए ऑर्डर 2 रूल 2 का इशू लेके. अब जरा हम लोग क्या करते हैं, इस केस लॉ को अच्छे से समझने के लिए सिविल प्रोसीजर कोर्ट का ऑर्डर 2 का रूल 3 भी देखते हैं. ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं. रूल 3 देखिए. रूल 3 कहता है जॉइंडर ऑफ द कॉजेज ऑफ एक्शन. इट सेज save as otherwise provided, a plaintiff may unite in the same suit several causes of action against the same defendant or the same defendants jointly, and any plaintiff having causes of action in which they are jointly interested against the same defendant or the same defendant jointly
may unite such causes of action in the same suit. Where causes of actions are united, the jurisdiction of the court as regard to the suit shall depend on the amount or value of the aggregate subject matter at the date of institution of the suit. तो बेसिकली ये कह रहा है कि प्लेंटिफ के पास एक ऑप्शन है कि वो एक ही केस में बहुत सारे कॉज ऑफ एक्शन एक साथ यूनाइट कर दे अगेंस्ट द डिफेंडेंट अगर वो चाहे तो. अब रूल 4 देखिए. रूल 4 कहता है only certain claims to be joined for recovery of immovable property. ठीक है, जब आप immovable property की रिकवरी करा रहे होंगे तो कुछ ही क्लेम्स हैं जो आप उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं. और लिखा क्या है? नो कॉज ऑफ एक्शन शैल अनलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट. लीव ऑफ द कोर्ट मार्क कर लीजिए. मतलब जनरल रूल ये है कि कोई भी कॉज ऑफ एक्शन जनरली फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ज्वाइन नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट, जब तक वो इस प्रोविजन में दिए गए एक्सेप्शन से रिलेट नहीं करता जो एबीसी में दिए गए हैं. ठीक है, तो बेसिकली जनरल रूल क्या है? नो कॉज ऑफ एक्शन unless with the leave of the court be joined with a suit for recovery of immovable property except a claims for mean profit or arrears of rent in respect of that property or any part thereof. कि मतलब जब आप रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करा रहे हैं तब आप उसके साथ कॉज ऑफ एक्शन फॉर क्लेम ऑफ मीन प्रॉफिट्स ज्वाइन कर सकते हैं. दूसरा क्या? क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयरऑफ इज हेल्ड. और तीसरा क्या? क्लेम इन विच द रिलीफ सॉट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन. और फिर प्रोवाइजर भी दिया गया, प्रोवाइडेड एट नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट एनी पार्टी इन द सूट for foreclosure, redemption for asking to be put in the possession of the mortgage property. अब सिंपल सा इशू ये बनाने की कोशिश की जा रही है बाय द अपेलेंट कि जो क्लेम ऑफ मीन प्रॉफिट है ये इनको रिकवरी का, जब इन्होंने सूट डाला था रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो पहला सूट था लीज को लेके कि लीज एक्सपायर कर गई है और मैंने लीज टर्मिनेट कर दी है, उसी में इनको वो मीन प्रॉफिट का जो रिलीफ है क्लेम करना चाहिए था. पर इन्होंने नहीं किया है तो क्या कहते हैं, इनका जो मीन प्रॉफिट्स वाला सूट है वो बाहर हो जाना चाहिए बाय ऑर्डर 2 रूल 2. अब दिक्कत ये थी कि ये क्लेम कर रहे थे कि रूल 4 देखिए, रूल 4 कह रहा है कि मीन प्रॉफिट का क्लेम आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं. पर हाई कोर्ट ने बोला कि देखिए ये जो रूल 4 है ऑर्डर 2 का, ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है. ठीक है, इट्स एन इनेबलिंग प्रोविजन. और हाई कोर्ट सेड कि जो क्लेम ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ लैंड है और जो क्लेम फॉर मीन प्रॉफिट है ये दो अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन है, ये दोनों एक कॉज ऑफ एक्शन नहीं है. तो अगर प्लेंटिव स्यूज फॉर पोजेशन ओनली व्हेन ही माइट हैव जॉइंड द सेम इन द सेम एक्शन claims for profit and damages, it is open for him to sue subsequently for the mean profits which became payable before the institution of the suit and which might have been included in such suit. So this avenue is entirely open to the plaintiff कि वो चाहे तो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ही सूट में क्लेम फॉर मीन प्रॉफिट और डैमेजेस डाल दे, या वो एक सब्सिक्वेंट सूट के द्वारा एक मीन प्रॉफिट का सूट डाले, एज दिस एवेन्यू इज एंटायरली ओपन टू हिम. और उसका रीजन ये है कि क्लेम फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड क्लेम ऑफ मीन प्रॉफिट्स और अरियर ऑफ रेंट आर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट कॉजेस ऑफ एक्शन. ये एक नहीं है. इसके पर्पस के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने और भी हाईकोर्ट के व्यू पॉइंट्स देखे, बॉम्बे हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के और मैनी अदर हाई कोर्ट्स. इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का भी व्यू है और इस बात पे यूनानिमिटी है, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, तभी मैं आपको केस बता रहा हूँ. इसमें फिर जब बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का जजमेंट देखा तो उसमें भी यही आंसर था कि अ क्लेम फॉर डैमेजेस and a claim for mean profit are regarded as a distinct and separate causes of action from the cause of action for recovery of immovable property. वैसे ही full bench of Punjab and Haryana High Court has also held that order 2 rule 2 of CPC does not bar a suit for mean profit filed subsequently to the suit for possession of the property because the claim for accrued mean profits had not been earlier included therein. Reason simple है, दोनों डिफरेंट कॉजेस ऑफ एक्शन है.
Then High Court said that needless to state that it is a settled law that rule enshrined in Order 2 Rule 2 is directed at securing the exhaustion of relief in respect of a cause of action, and it is not intended to include in one and the same action different causes of action even though they arise from the same transaction. As per Rule 3, it is permissible for the plaintiff to unite in the same suit several causes of action against the same defendant or defendants. Rule 6 empowers a court to order separate trial of different causes of action joined in one suit if the court is satisfied that the joinder of action in one suit may not embarrass or delay the trial. Now, Rule 4 of Order 2 guides the court that in suit for recovery of possession, no cause of action can be joined other than the cause of action enumerated in clause A, B and C. या except कोर्ट की आपने लीव ले ली है तो. The CPC itself clarifies that an action for recovery of immovable property is a distinct cause of action as compared to the cause of action for claim of mean profits. If two are different cause of action, the bar of Order 2 Rule 2 of CPC would obviously be not attracted. It is a trait that a cause of action to recover damages or mean profit against a person in unauthorized occupation of a property accrues each month. Then Delhi High Court quoted the judgment of Supreme Court in Shiv Kumar Sharma case, where Supreme Court itself recognized that action contemplated in relation of an immovable property and its recovery is distinct from the claim of mean profit. And the Supreme Court said that in terms of Order 2 Rule 2 of CPC, all the reliefs which could be claimed in the suit should be prayed for. Order 2 Rule 3 provides for joinder of the cause of action. Order 2 Rule 4 is an exception thereto. For joining the causes of action in respect of the matters covered by clauses A, B, C of Order 2 Rule 4, no leave of the court is required to be taken. Even without taking the leave of the court, a prayer in that behalf can be made. A suit for recovery of possession on declaration of one's title and or injunction and a suit for mean profit or damages may involve different causes of action. For a suit of possession, there may be one cause of action, and for claiming a decree for mean profits, there may be another. In terms of Order 2 Rule 4 of CPC, however, such causes of action can be joined, and therefore no leave of the court is required to be taken. If no leave has been taken, a separate suit may or may not be maintainable, but even a suit whereof a prayer for grant of damages by the way of mean profit or otherwise is claimed must be instituted within the prescribed period of limitation. Damages cannot be granted without the payment of court fees. In a case where the damages are required to be calculated, a fixed court fee is to be paid but on the quantum determined by the court and the balance court fee is to be paid when the final decree is to be prepared. तो खैर वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ऑफ द टेंजेंट चला गया, पर बेसिकली पॉइंट ये सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा था कि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का क्लेम है और जो मीन प्रॉफिट का क्लेम है, ये दोनों अलग अलग क्लेम्स हैं. ठीक है. अब जब आप ऑर्डर 2 का रूल 4 देखते हैं तो वो कहता है कि रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कोई भी क्लेम आप ज्वाइन नहीं कर सकते एक्सेप्ट जो ABC में दिए गए हैं. ठीक है. अदरवाइज आपको लीव ऑफ द कोर्ट ऑब्टेन करनी पड़ेगी अगर आप कोई और भी कॉज ऑफ एक्शन उसके साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं. लेकिन नॉट विथ स्टैंडिंग दैट कि जो रूल 4 आपको अलाउ करता है कि आप ABC के क्लेम्स कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप नहीं ज्वाइन करते तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डर 2 रूल 2 आप पे लग जाएगा. ये आपको अलाउ करता है कि आप बिना कोर्ट की लीव लिए आप मीन प्रॉफिट और अरियर ऑफ रेंट का क्लेम ज्वाइन कर सकते हैं विद द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन इट डजंट बाउंड यू टू डू सो. ठीक है. क्योंकि यहां पे कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट है और ऑर्डर 2 रूल 2 किस पे अप्लाई करेगा? जब कॉज ऑफ एक्शन सेम हो. तो आपको पता है कि जो बेसिक प्रिंसिपल जिस पे ऑर्डर 2 रूल 2 रिलाई करता है वो है कि कॉज ऑफ एक्शन तो सबसे पहले सेम होना चाहिए, फिर बाकी बातें हम बाद में करेंगे कि क्या रिलिंक्विश क्लेम किया या क्या रिलीफ ओमिट की एसेट्रा एसेट्रा, वो बात की बात है, पर कॉज ऑफ एक्शन सबसे पहले सेम होना चाहिए. जब कॉज ऑफ एक्शन सेम ही नहीं है तो ऑर्डर 2 रूल 2 के एप्लीकेशन का सवाल ही नहीं खड़ा होता. बस सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जो लिमिटेशन है वो एक्सपायर नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि लिमिटेशन का भी इशू आता है इन सारी चीज़ों में, तो ये लिमिटेशन नहीं एक्सपायर करना चाहिए और कोर्ट फी जो है वो प्रॉपरली दे देनी चाहिए. और कोर्ट फी डिटरमाइन होगी ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटम डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, देन दैट इज अप टू द कोर्ट.
तो बेसिकली आफ्टर डिस्कसिंग द लॉ इन दिस पॉइंट, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि जो कॉज ऑफ एक्शन है, क्योंकि दोनों सूट में डिफरेंट है, तो वी फाइंड नो मेरिट इन दिस अपील एंड द अपील इज बीइंग डिसमिस्ड। ठीक है, तो अब आपको मीन प्रॉफिट और उसके बीच में भी डिफरेंस पता चल गया, तो अब आप ऑर्डर 2 रूल 2 और ऑर्डर 2 रूल 4 में भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मिस जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट एंड कॉजेज ऑफ एक्शन को टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं मल्टीफेरियसनेस। ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन समवेयर, ये आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज मल्टीफेरियसनेस, तो एक लाइन का आंसर है इसका कि a misjoinder of defendant and causes of action is technically called multifariousness। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब एक और जजमेंट डील करते हैं, वो है एस नजीर अहमद वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ मसूर, डिसाइडेड ऑन 12 जनवरी 2007। अब इस केस में क्या हुआ था मैं बात बता दूं। अब इस केस में जो डिफेंडेंट नंबर 1 थे वो अपेलेंट थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, मतलब मिस्टर नजीर अहमद वाज द अपेलेंट और स्टेट बैंक ऑफ मसूर क्या थे, रिस्पोंडेंट थे। तो नजीर अहमद का कहना था कि ही बोरोड अ सम ऑफ रुपीज 1,10,000 फ्रॉम द प्लेंटिव बैंक फॉर अ परचेज ऑफ अ बस। अब उस लोन अमाउंट के सिक्योरमेंट के लिए उन्होंने बस हाइपोथिकेट की और फर्दर और सिक्योरिटीज दो दी बाय इक्विटेबली मॉर्गेजिंग 2 आइटम्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लोन रिकवरी के लिए ये इन्होंने 3 सिक्योरिटीज दी थी। एक हाइपोथिकेशन ऑफ बस, he hypothecated his very bus that he obtained from that loan amount, and further by executing an equitable mortgage in respect of 2 items of immovable property। तो बैंक ने पहले जो सूट फाइल किया था इट वाज फॉर रिकवरी ऑफ मनी ड्यू, लोन अमाउंट के लिए, कि इट वाज फॉर रिकवरी ऑफ मनी ड्यू। जो कोर्ट था उसने सूट डिक्री कर दिया। अब बैंक ने एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में it sought to proceed against the hypothecated bus, लेकिन बस could not be traced और money could not be recovered, बस गायब हो गई और पैसा नहीं रिकवर हो पाया। तो बैंक ने कहा कि वो जो 2 मॉर्गेज प्रॉपर्टीज थी उनको रिकवर करा लिया जाए और उसके बेसिस पे हम अपना लोन अमाउंट रिकवर करा लेंगे। लेकिन अपेलेंट ने उसको रेजिस्ट किया बाय पॉइंटिंग आउट कि डिक्री में जो मॉर्गेज थी उसका कोई मेंशन नहीं है और बैंक ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकता है पर उसको बेच नहीं सकता सीधे। ये पॉइंट उन्होंने लिया था। ये ऑब्जेक्शन अपहेल्ड हुआ क्योंकि डिक्री वाज नॉट इन रिलेशन टू दोज इक्विटेबल मॉर्गेज प्रॉपर्टीज, इट वाज प्राइमरली फॉर रिकवरी ऑफ मनी ड्यू और उसमें हाइपोथेटिकल बस को लेके तो मेंशन किया गया था पर मॉर्गेज प्रॉपर्टीज को लेके मेंशन नहीं किया गया था। तो ऑब्जेक्शन उनका ठीक पाया गया था, तो बैंक ने कहा ठीक है भाई हम दूसरा सूट डालते हैं। तो बैंक ने दूसरा सूट डाला फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द इक्विटेबल मॉर्गेज। अब जो अपेलेंट भाई साहब थे, जो डिफेंडेंट थे वहां पे, वो बोले कि द सूट इज बार्ड बाय ऑर्डर 2 रूल 2 क्योंकि जो लोन ट्रांजैक्शन है वो सेटिस्फाइड हो गया ट्राई पार्टी अरेंजमेंट के द्वारा और उन्होंने जो व्हीकल है, जो बस है, वो एक पर्सन नेम्ड फर्नांडिस को ट्रांसफर कर दी है और कोई भी वैलिड इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट ही नहीं हुई है, तो हेंस नो अमाउंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। और साथ ही साथ इन्होंने ग्राउंड लिया कि सूट इज आल्सो बार्ड बाय लिमिटेशन। अब जो ट्रायल कोर्ट था उसने बोला कि द सूट इज नॉट हिट बाय द सूट इज नॉट हिट बाय ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ द सीपीसी, लेकिन ये जरूर बोला कि द सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। ये बोल दिया कि सूट लिमिटेशन से बार्ड है लेकिन इट इज नॉट हिट बाय ऑर्डर 2 रूल 2। और उस जजमेंट में एक और बात मेंशन की थी कि जो डिफेंडेंट है, जो अपेलेंट है सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी, वो ये प्रूव नहीं कर पाए कि जो लोन ट्रांजैक्शन है इट हैज कम टू एन एंड बाय क्लेमिंग कि वो सेटिस्फाई हो गया, तो ये प्ली इनकी फॉल्स निकली थी। अब बैंक ने अपील फाइल की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने बोला कि एक वैलिड इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट हुई है, द इक्विटेबल मॉर्गेज इज वैलिड और सूट लिमिटेशन से बार्ड नहीं है और सूट इज ऑल्सो नॉट हिट बाय ऑर्डर 2 रूल 2। अब उसमें थोड़ा टेक्निकल ग्राउंड पे हाई कोर्ट ने ये बोला था कि फाइंडिंग आपने ट्रायल कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं की तो आई विल नॉट इंटरफेयर विद दैट फाइंडिंग, ये हाई कोर्ट का कहना था। बेसिकली ये 3 ग्राउंड हाई कोर्ट ने बोले थे। उन्होंने जो लिमिटेशन का बार था उससे एग्री नहीं किया ट्रायल कोर्ट से और बोला
दैट सूट इज विद इन लिमिटेशन। अब डिफेंडेंट साहब हो गए परेशान, वो सीधे भागे सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट कुछ करे। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दो इश्यूज थे वो ये थे कि क्या सेकेंड सूट वुड बी हिट बाय ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ सीपीसी। फर्स्ट, ये जो फर्स्ट इशू था और सेकंड इशू जो था उनके सामने वो ये था, शुड द डिफेंडेंट बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। अब देखिए सेकंड इशू आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पहला इशू है कि क्या सेकंड सूट हिट करेगा ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ द सीपीसी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि लेट अस कम टू द मेरिट ऑफ द कंटेंशन कि ऑर्डर 2 रूल 2 अप्लाई करेगा या नहीं। अब ये है कि जो प्लेंटिव भाई साहब थे, he omitted to claim certain reliefs based on mortgage in the earlier suit। ठीक है, ये कहना है अपेलेंट का, ये मेन कंटेंशन है अपेलेंट का कि जो सूट है वो बार है इसलिए क्योंकि प्लेंटिव omitted to claim relief based on mortgage in earlier suit जो 1984 में फाइल हुआ था। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट कहता है ऑब्वियसली बर्डन तो आपका है ना ये साबित करने का, ये बर्डन तो प्लेंटिव का नहीं है, ये बर्डन कोर्ट का भी नहीं है क्योंकि सुमोटो इसका प्ली लिया ही नहीं जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में इट्स योर बर्डन टू प्रूव इट। द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट इज एंटायरली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर appellant defendant to discharge this burden by producing the plaint of the earlier suit and show what exactly was the cause of action put in the previous suit which the bank instituted, but you didn't even care to produce that plaint। मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आपने तो प्रीवियस सूट की प्लेंट भी फाइल नहीं की है, तो हमको क्या सपना आएगा कि क्या था कॉज ऑफ एक्शन पिछले सूट में, ये आपको पता होगा ये अब। So the appellant has not even cared to produce the plaint in earlier suit to show what exactly was the cause of action put in the suit by the bank in that suit, and that the production of the pleading is a must is clear from the decision of apex court in, of course you have guessed it, Gurbakh Singh versus Bhuralal and Bengal Waterproof Limited versus Bombay Waterproof Manufacturing Company Limited। ये जजमेंट इतनी बार आ चुके हैं ना, आपको याद हो जाना चाहिए। सो फ्रॉम द प्रेजेंट प्लेंट स्पेशली in paragraphs 10 to 12 thereof, it is seen that the bank had earlier sued for recovery of loan with the interest thereon as money suit, and no relief was claimed for the recovery of money on the foot of equitable mortgage. In that suit, the bank appears to have attempted in execution to bring the mortgage property to sale. The appellant had objected that the suit not being on mortgage, the mortgage properties could not be sold in execution without an attachment. That objection was upheld and the bank was therefore suing in the enforcement of the mortgage by deposit of title deeds by the appellants। मतलब बेसिकली ये कह रहा था सुप्रीम कोर्ट कि जो पहला सूट था वो मनी सूट के बेसिस पे था, अब उसमें मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज का कोई ज़्यादा मेंशन नहीं था। एग्जीक्यूशन के टाइम पे ही बैंक ने मॉर्गेज प्रॉपर्टीज का पॉइंट उठाने की कोशिश की, तो डिफेंडेंट ने एकदम सही ऑब्जेक्शन लिया कि बिना अटैचमेंट के आप उसको सेल नहीं कर सकते। तो फिर जो बैंक था, बैंक ने कहा कि ठीक है हम ऐसा करते हैं, एक सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दोज इक्विटेबल मॉर्गेज और विच इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, और फिर हम उसे तब इन्फोर्स करेंगे। ठीक है, तो बैंक ने ऐसा ही किया। अब सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रेफरिंग टू द जजमेंट ऑफ गुरबख्श सिंह वर्सेस भूरालाल एंड सेवरल अदर जजमेंट्स सच एज देवाराम वर्सेस ईश्वर चंद एंड several other judgments that I've already told you, Supreme Court ने बोला by applying those laws it is not possible to come to the conclusion that the suit to enforce the equitable mortgage is hit by order 2 rule 2 of the CPC in view of the earlier suit for the recovery of mid-term loan, especially in the context of order 34 rule 14 of the CPC। एक बार उसे देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि दोनों सिचुएशंस में कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इन बोथ द सिचुएशन द कॉज ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। कोर्ट ने बोला कि हालांकि ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, पर सेम ट्रांजैक्शन से कई कॉज ऑफ एक्शन निकल सकते हैं। तो द मनी सूट जो सबसे पहले फाइल किया था बैंक ने फॉर रिकवरी ऑफ मनी, वो डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन है, और जो सेकेंड सूट जो फाइल किया था
ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज प्रॉपर्टी, वो दूसरा कॉज ऑफ एक्शन है. दे आर नॉट द सेम. merely because they arose from a single transaction would not make them the same cause of action. एक ही ट्रांजैक्शन से कई कॉज ऑफ एक्शन निकल सकते हैं. और वैसे भी ऑर्डर 34 का जो रूल 14 है वो कहता है कि वेयर अ मॉर्गेजी हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी इन सेटिस्फैक्शन ऑफ अ क्लेम अराइजिंग अंडर द मॉर्गेज, he shall not be entitled to bring the mortgage property to sale otherwise than by instituting a suit for sale by the enforcement of the mortgage, and he may institute such suit notwithstanding anything contained in order 2 rule 2. ये एक्सप्रेसली लिखा हुआ है ऑर्डर 34 के रूल 14 में. तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सब के बेसिस पे बोला कि दोनों कॉजेज ऑफ एक्शन डिफरेंट हैं, हालांकि दोनों पार्ट हैं सेम ट्रांजैक्शन के, but that is not sufficient to make them a single cause of action. These are two different causes of action which have arose from the same transaction. And if you have a cursory look at order 34 rule 14, then you would know that order 2 rule 2 would not apply to the facts of this case. ठीक है. So the bank was able to enforce the mortgage, and बैंक की जो डिक्री थी वो उनको जो हाई कोर्ट ने ग्रांट की थी उससे सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया और अपेलेंट डिफेंडेंट की जो अपील थी वो डिसमिस कर दी. अब एक जरा 2019 का आपको जजमेंट बताता हूँ कि क्या अगर किसी चीज़ के डिफरेंट पीरियड ऑफ लिमिटेशन है तो क्या वो ऑर्डर 2 रूल 2 को अफेक्ट करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोद कुमार वर्सेस जलक सिंह में बोला कि टेस्ट ये नहीं है कि क्या डिफरेंट पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, बल्कि टेस्ट ये है कि क्या सेम कॉज ऑफ एक्शन है या नहीं. सो मेरली फॉर द फैक्ट दैट देयर माइट बी डिफरेंट पीरियड ऑफ लिमिटेशंस, इट वुड नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन ऑर्डर 2 रूल 2. मैं थोड़ा इस केस का बैकग्राउंड बता देता हूँ. अच्छा, हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी सिचुएशन से डील कर रहा था जहां पे 2 सूट्स वर फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ फॉर सेटिंग असाइड 2 डिफरेंट सेल डीड्स एग्जीक्यूटेड बाय देयर फादर. और प्लेंटिफ सॉट द रिलीफ ऑन द प्ली दैट देयर फादर हैज अनऑथराइज्डली alienated joint family property and that the alienation was prejudicial to the interest of the family. ठीक है. अब जो सेल डीड्स जो एग्जीक्यूट हुई थी, they were executed in a month's gap and related to the different portions of the same property. और परचेजर दोनों ही पोर्शंस का एक ही व्यक्ति था. ठीक है. अब सवाल ये था कि जो सेकेंड सूट है, इज इट बार्ड बाय ऑर्डर 2 रूल 2. नाउ द प्लेंटिफ रेफर्ड टू आर्टिकल 109 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, और वो कहता है कि द लिमिटेशन पीरियड फॉर सूट बाय अ हिंदू गवर्न्ड बाय मिताक्षरा लॉ टू सेट असाइड फादर्स एलिनेशन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी will start running after alienee takes possession of the property. Based on this, the plaintiff argued that cause of action of the second suit was different as it arose only later to the first suit. Now this contention was rejected by the Supreme Court. The Supreme Court noted that the basis of the claim in both suits were substantially the same. Both suits contained identical averments in relation to the sale transaction. Therefore, both the suits were held to have arisen from the same cause of action, which was identified as alienation of ancestral property by the plaintiff's father. And Supreme Court said that the mere fact that the different period of limitation is provided cannot stand in the way of the bar under Order 2 Rule 2. In support of their contention, Supreme Court quoted another judgment of Supreme Court, that is Coffee Board versus Ramesh Export Private Limited. उस केस में भी क्या हुआ था कि जो रिस्पोंडेंट था, he purchased coffee at the export auctions and exported them to certain countries. अब जो कॉफी बोर्ड था, it provided for stamp system for exporting of coffee. अब प्लेंटिफ की कंप्लेंट मेन ये थी कि डिफेंडेंट्स हैव फेल्ड टू सप्लाई द स्टैम्प्स व्हिच डिलेड एक्सपोर्ट्स रिजल्टिंग इन लॉसेस. तो रमेश एक्सपोर्ट जो थे ये रिस्पोंडेंट थे. ही परचेस्ड कॉफी एट द एक्सपोर्ट ऑक्शन, और कॉफी बोर्ड क्या सप्लाई करता था? स्टैम्प सिस्टम फॉर एक्सपोर्टिंग कॉफी. अब प्लेंटिफ का मेन ग्रीवेंस ये था कि कॉफी बोर्ड ने सही टाइम पे हमको स्टैंप नहीं सप्लाई किए, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट डिले हो गए और जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो गया. तो इन्होंने 2 सूट फॉर डैमेजेस फाइल किए. अब उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि द सेकंड सूट इज बार्ड बाय ऑर्डर 2 रूल 2.
और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था मेनली दैट द ग्राउंड्स ऑफ डिफरेंस in the suit were found as to be regard with the amount of coffee and the date when the same was purchased. Merely amount of coffee और date उसे अलग नहीं कर देगा, because the cause of action for both the suits is the same. ठीक है, that is non providence of stamps. वही cause of action है, दोनों सूट में सेम है. merely because आपने कॉफी अलग अलग डेट पे परचेज की, that would by itself not entitle you to institute two different suits, because the cause of action for both the instances are the same. That was non-suppliance or non-providence of the stamps. सुप्रीम कोर्ट ने पैरा जो कोट किया था वो मैं अभी आपके लिए कोट कर रहा हूं कि in both the suits the fact required to be proved by the respondent, being the plaintiff therein, to succeed in the claim was that on the account of failure of the appellant, being the defendant, to provide the required ICO stamps as assured by it, and due to that the respondent had to suffer losses. मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बेसिकली जो फैक्ट प्रूव होना है वो ये होना है कि जो कॉफी बोर्ड है उसको स्टैम्प प्रोवाइड करने थे और वो नहीं कर पाया. Hence, both separate reliefs claimed by the respondent are dependent on the same fact, being omission of duty by the appellant, and the grounds of disparity in the suits are relating to amount of coffee and the date when the same was purchased. However, it must be noted that the period between August 11, 1982 and August 18, 1982 is common to both the suits, and there are no specific pleadings differentiating the same. Furthermore, the suits were filed within the span of 9 days of each other. That ground of difference, मतलब सिर्फ amount का और date का difference, is not a difference of cause of action. Cause of action दोनों ही जगह पे same ये है that the coffee board has not supplied you the requisite stamp paper, the ICO stamp paper, as was assured by it, जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ. तो cause of action वो है. मेरली क्या कहते हैं, कॉफी का अमाउंट अलग होना और कॉफी को अलग अलग डेट्स पे परचेज करना आपको डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन नहीं दे रहा है. ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन इज नॉन प्रोवाइडेंस ऑफ स्टैम्प. तो इस केस में भी क्या कहते हैं, द सेकेंड सूट वॉज हेल्ड टू बी बार्ड बाय ऑर्डर 2 रूल 2. तो इसको रेफर किया था सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ प्रमोद कुमार वर्सेस जलक सिंह. तो इस पे रिलाई करते हुए, कॉफी बोर्ड्स वाले जजमेंट पे रिलाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेरली बिकॉज डिफरेंट पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गया, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन दोनों ही सूट्स के लिए सेम है. दैट इज व्हाट अनऑथोराइज्ड एलियनेशन बाय अ कर्ता. ठीक है, यही कॉज ऑफ एक्शन है. And on the same cause of action, the plaintiffs have omitted to sue in respect of the sale deed in question, and we think that the bar of order 2 rule 2 would apply. ठीक है, तो ये अथॉरिटी आपको एक और मिल जाती है कि it is not the different period of limitations which decides कि order 2 rule 2 का बार लगेगा या नहीं लगेगा. It is the similarity or commonality of the cause of action, वो आपको देखना है. ऐसे ही कॉफी बोर्ड वर्सेस रमेश एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड इस बात पे अथॉरिटी बन सकता है कि merely because you purchase something at different dates and at different amounts, that by itself will not make the cause of action different. बहुत सारी चीजें देखी जाती है, then you come to the conclusion कि cause of action same था या नहीं, क्योंकि कॉफी बोर्ड वर्सेस रमेश एक्सपोर्ट में एक ही cause of action था, और वो प्राइमरली ये था कि कॉफी बोर्ड ने स्पेसिफिक टाइम पे जो उनको प्रोवाइड करना था स्टैम्प्स, वो उन्होंने नहीं प्रोवाइड किए, जिसकी वजह से प्लेंटिफ रिस्पोंडेंट को लॉसेस हुए. ठीक है, सो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सेकंड सूट इज नॉट मेंटेनेबल. वैसे ही प्रमोद कुमार वर्सेस जलक सिंह में डिफरेंट लिमिटेशन पीरियड अराइज कर रहे थे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी जो बेची गई थी, ठीक है, वो एक ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अलग अलग पोर्शंस बेचे गए थे और वो एक पर्सन को बेचे गए थे, तो एलियनी एक था. तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मेरली बिकॉज जो पोजेशन क्लेम की गई है अलग अलग पोर्शन की, उनका डिफरेंट लिमिटेशन पीरियड होगा इफ यू कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस टू आर्टिकल 109 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट,
जो कहता है कि लिमिटेशन स्टार्ट्स फॉर द सूट बाय अ हिंदू गवर्न्ड बाय मिताक्षरा लॉ टू सेट असाइड फादर्स एलिनेशन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी विल स्टार्ट रनिंग आफ्टर एलिनी टेक्स पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. उन्होंने कहा ये जो डिफरेंस ऑफ लिमिटेशन पीरियड अराइज करेगा विद रिगार्ड टू द टू स्पेसिफिक पोर्शंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट डजंट मीन दैट द कॉज ऑफ एक्शन इज डिफरेंट. कॉज ऑफ एक्शन तो सेम है. And what is the cause of action? Unauthorized alienation by the karta of a Hindu family. That is the cause of action. तो जब cause of action same है, तो order 2 rule 2 के लिए क्या matter करता है? That the cause of action should be same. Cause of action एक बार same हुआ, फिर अगर कोर्ट ने देख लिया आपने relief नहीं claim किया, आपने कोई portion omit किया है, then the second suit would be barred. तो जो ये judgment था प्रमोद कुमार वर्सेस झलक सिंह 10 मई 2019 को डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द सेकंड सूट इज बार्ड बाय ऑर्डर 2 रूल 2 मेरली बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट लिमिटेशन पीरियड वुड नॉट मेक इट अ डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन. अब यहां पे मियर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोग मियरली इसी बात पे रिलाई कर रहे थे कि क्योंकि आपका लिमिटेशन पीरियड डिफरेंट है तो कॉज ऑफ एक्शन भी डिफरेंट होगा. तो मियरली एक चीज से ही सारे कंक्लूजन नहीं बन जाते. ठीक है, अब फाइनली मैं एक और जजमेंट पे आता हूं, वो है पारसनाथ डेवलपर्स लिमिटेड वर्सेस रेल इंडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिसाइडेड ऑन 19 मई 2020, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है. अब इस केस में छोटा सा इश्यू ये था कि क्या जब सेक्शन 11 की एप्लीकेशन कोर्ट देख रहा है तो क्या ऑर्डर 2 रूल 2 या लिमिटेशन के किसी रूल का एप्लीकेशन होगा कि नहीं. दिल्ली हाई कोर्ट ने आफ्टर रेफरिंग टू द जजमेंट ऑफ Duro Felguera versus Gangaram Port Limited and several other judgments of the Supreme Court categorically said कि after 2015 amendment of the Arbitration Act कोर्ट्स की ड्यूटी सिर्फ इतनी सी है कि वो सेक्शन 11 की एप्लीकेशन के दौरान या सेक्शन 11 का जब पिटीशन देख रहे हो तो उनको सिर्फ इतना देखना है कि एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है पार्टीज के बीच में या नहीं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं देख सकते. They don't have to determine the validity of the agreement, they only have to determine and examine the existence of an arbitration agreement between the parties and nothing more. ठीक है, वो लिमिटेशन का इशू नहीं डिटरमाइन कर सकते, वो ऑर्डर 2 रूल 2 का इशू नहीं डिटरमाइन कर सकते, वो रेस जुडिकाटा का नहीं कर सकते, नो नथिंग. उनको बस इतना देखना है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टीज और नॉट. अगर है देन द कोर्ट हैज टू डू नथिंग मोर. सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट भी कोर्ट किया, दैट इज उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, जहां पे हाई कोर्ट ने एक एप्लीकेशन डिसमिस कर दी थी अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट. और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आफ्टर 2015 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट जो 2015 में जो अमेंडमेंट हुआ है, तो कोर्ट्स की ड्यूटी बस ये देखना है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में है या नहीं, और उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते. तो ये जो हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था कि द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 11 इज बार्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन, वो स्ट्रक ऑफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने. उन्होंने बोला कि आफ्टर 2015 अमेंडमेंट इन द आर्बिट्रेशन एक्ट the courts can no more go into the question with regards to the validity of the arbitration agreement. They have to only determine the existence of arbitration agreement. उनको बस देखना है arbitration agreement existence में है, अगर आंसर है हाँ तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना. ठीक है, ना ऑर्डर 2 रूल 2 का बार देखना है, ना लिमिटेशन का बार देखना है, ना किसी चीज का बार देखना है. आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल इज कॉम्पिटेंट इनफ एज टू रूल ऑन इट्स ओन जुरिसडिक्शन, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्पिटेंस भी कहा जाता है. And this doctrine is intended to minimize judicial intervention so that arbitral process is not thwarted at the threshold when a preliminary objection is raised by one of the parties. इन्हीं सब की रीजनिंग पे दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली हेल्ड किया कि ऑर्डर 2 रूल 2 का भी इशू या बार टू द एप्लीकेशन के इश्यूज नहीं डिटरमाइन कर सकता कोई भी कोर्ट आफ्टर 2015 अमेंडमेंट इन द आर्बिट्रेशन एक्ट. ठीक है, while the court is hearing the application under section 11, it cannot determine the issues of what as regards to the validity of the arbitration agreement. All that they have to determine is the existence of the arbitration agreement. Agar hai then that's it, that's all they have to determine.
They cannot rule as to its validity. They cannot decide that it is barred by limitation. They cannot decide it is barred by order 2 rule 2 etc. ठीक है, ये सारी चीजें arbitration tribunal is competent enough to decide on its own. From the reading of section 11 subsection 6a, the intention of the legislature is crystal clear that the court should and need only look at one aspect, that is existence of arbitration agreement. ठीक है, and what are the factors for deciding whether there is an arbitration agreement is the next question, and resolution to that is very simple. Only it needs to be seen that if the agreement contains a clause which provides for arbitration pertaining to the disputes which have arisen between the parties to an agreement, then the answer is that there is a valid arbitration agreement. ठीक है, इससे ज़्यादा कोर्ट कुछ नहीं डिटरमाइन करेंगे कि वो वैलिड है या नहीं है. ठीक है, क्योंकि देखिए अमेंडमेंट ही इसलिए आया है कि जिससे जुडिशियल इंटरवेंशन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में रुके. जिस हिसाब से चल रहा है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में जुडिशियल इंटरवेंशन इतना ज़्यादा होता है कि लगता ही नहीं इंडिया में आर्बिट्रेशन एक्ट है. ठीक है, तो टू मिनिमाइज जुडिशियल इंटरवेंशन ये प्रोविजंस इंस्टीट्यूट किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे अपनी मोहर लगा दी है कि यस, courts cannot determine the validity of the arbitration agreement. They have to only determine the existence of the arbitration agreement. So the questions like limitation, bar of order 2 rule 2, res judicata, constructive res judicata etc., that cannot be gone into while the court is hearing the application under section 11. ठीक है, तो ये एक पॉइंट बताना था आपको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के कंटेक्स्ट में भी. ठीक है, आर्बिट्रेशन के भी कंटेक्स्ट में, कि होलिस्टिकली आपको चीज़ें पढ़नी होती हैं. ये सारे पॉइंट और इश्यूज उठते हैं, अगर कोई पूछ ले तो यू शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू आंसर देम. तो बेसिकली आप ऑर्डर 2 रूल 2 के बारे में सब समझ गए होंगे अब तक, कि आपको बेसिक आइडिया होगा, क्योंकि आपको हर केस में गुरबख्श सिंह वर्सेस बूरालाल मिल ने जो लोकस क्लासिकस मैंने आपको बताया और जो जजमेंट्स बताए जिन पे प्रिंसिपल्स बनते हैं वो आपको हर केस में मिलने हैं. और आपको मैंने ये भी दिखा दिया कि देखिए कोर्ट लॉ अप्लाई कैसे करता है, तो आपको भी लॉ ऐसे ही अप्लाई करना सीखना है. ठीक है, तो ये केस लॉज डिस्कस करने का मेन पर्पस ये था कि आपको लॉ का एप्लीकेशन आए. तो आपने देखा ना कोर्ट कैसे लॉ अप्लाई कर रहा है, कैसे चीजें जान रहा है, आपको भी वैसे जाननी है और वैसे ही आप सोल्यूशन निकाल पाएंगे और आपको सोल्यूशन हमेशा करेक्ट होगा. जब भी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे बेस होके और एकदम अच्छी लीगल रीजनिंग से बिना प्रेजुडिस हुए या बिना अजम्पशंस लिए आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रिंसिपल्स के टचस्टोन पे करेंगे, आपका आंसर किसी भी सिचुएशन में गलत नहीं होगा, चाहे आप प्रैक्टिस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या आप एग्जाम्स में आंसर लिख रहे हैं. ठीक है, बस ये प्रैक्टिस में आर्ग्यूमेंट यू फ्रेम अराउंड दीज केस लॉज ओनली. तो बेसिकली ऑर्डर 2 रूल 2 अब आपका खत्म हो गया है. इट इज द टफेस्ट प्रोविजन आफ्टर रेस जुडिकाटा एंड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा. तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लीजिए, अगर आपको समझ में आ चुका है तो बहुत बढ़िया. ठीक है, लेकिन नहीं समझ में आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जी भर के पूछिए. जब तक ना समझ में आए तब तक कंक्लूजन नहीं निकलता. ठीक है, बस ये प्रिंसिपल्स का ध्यान रखिए क्योंकि प्रिंसिपल्स कोट करने हैं आपको. ठीक है, और ऑर्डर 2 रूल 2 का मेन एसेंस ध्यान रखना है, क्या है, कॉज ऑफ एक्शन. वो मेन एसेंस है. कॉज ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करने के लिए सेम है या नहीं, फिर देखा जाता है कि क्या रिलीफ क्लेम की गई, क्या सेम एविडेंस विल सस्टेन इन बोथ द सूट्स. ये भी एक डिटर्मिनेटिव टेस्ट है बट इट इज़ नॉट द सोल टेस्ट. ठीक है, और किसकी ड्यूटी होती है ये प्ली लेने की, डिफेंडेंट की होती है. डिफेंडेंट हैज़ टू पुट द प्लेन्स ऑफ द प्रीवियस सूट बिफोर द कोर्ट वेयर ही इज़ टेकिंग द प्ली ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2. ये सारी चीज़ अब आपको समझ में आ चुकी है. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इस एस्पेक्ट पे ध्यान दीजिएगा. प्रिंसिपल्स को एकदम मेमोराइज कर लीजिएगा, प्रिंसिपल्ड केस लॉज जो मैंने प्रिंसिपल्स आपको बताए, और फिर आपके लिए फिर सिचुएशन बड़ी आसान हो जाती है. आपको फैक्ट्स पे से प्रिंसिपल्स अप्लाई करने होते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ कैसे काम करती है. सो दैट इज इट रिगार्डिंग ऑर्डर 2 रूल 2. ठीक है, अब आज 1 जनवरी है तो मैं आप लोग के लिए ज़्यादा लंबा लेक्चर रखूँगा नहीं क्योंकि वो आप लोग शायद ही इसको पूरा सुनो. तो आई जस्ट कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट. दैट इज़ इट फॉर ऑर्डर 2 रूल 2. अब बस हम लोग एक लास्ट चीज़ पढ़ लेते हैं ऑर्डर 2 का रूल 5 से रूल 7 तक. रूल 5 कहता है कि क्लेम्स बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर. नो क्लेम बाय और अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटर, administrator or heir as such
shall be joined with the claims against him personally unless the last mentioned persons are alleged to unless the last mentioned claims are alleged to arise with reference to estate in respect of which plaintiff or defendant sues or is sued as executor, administrator, or heir, or are such as he was entitled to or liable for jointly with the deceased person whom he represents. सिंपल शब्दों में ये प्रोविजन कह रहा है कि एज ऑफ जनरल रूल आप किसी भी एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और एयर के खिलाफ कोई भी क्लेम ऐसा नहीं लाएंगे जो उसकी पर्सनल कैपेसिटी में है, एज अपोज्ड एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज कैपेसिटी एज एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और एयर. ठीक है. Unless such executor, administrator or heir is liable jointly with the deceased persons with whom he represents. ठीक है. अब देखिए एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर जो होते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ज़्यादा होते हैं. किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डिसीज पर्सन को, उसके एस्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो आप उनको जनरली उसी कैपेसिटी में सू करिए, उनके पर्सनल क्लेम्स उनके साथ ज्वाइन ना कर दीजिए जब तक कि जैसे कि सेक्शन में एक्सेप्शन लिखा है उसके अंदर वो ना फॉल करता हो. ठीक है. अगर आप ज्वाइन करेंगे देन द सूट विल बी बैड फॉर मल्टीफेरियसनेस. मिस जॉइंडर होगा, मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन होगा तब. और अगर मिस जॉइंडर होता है तो कोर्ट चाहे तो, अगर उसको लगता है कि इट में एम्बेरस और डिले द ट्रायल और इट इज अदरवाइज इनकन्वीनियंट, देन इट में ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स और मेक सच ऑर्डर्स जो उसको इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में सही लगे. अब रूल 7 देखिए जो कहता है कि all objections on the ground of misjoinder of cause of action shall be taken at the earliest possible opportunity and in the cases where issues are settled at or before such settlement, unless grounds of objection have subsequently risen and any such objection not so taken shall be deemed to have been waived. ये prelims में बहुत आता है, ध्यान रखिएगा इस प्रोविजन का, इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस ध्यान में रखने वाला है. यही है कि अगर आपने ऑब्जेक्शन विद रिगार्ड टू मिसजॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन नहीं लिया है एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में, और जहां पे इशू सेटल्ड होते हैं आइदर एट और बिफोर सेटलमेंट, देन आगे आप फिर ऑब्जेक्शन लेने नहीं दिए जाओगे और ये मान लिया जाएगा कि आपने वो ऑब्जेक्शन वेव कर दिया है. ठीक है. तो इफेक्ट क्या होगा वेवर का? किस चीज से रिलेट करता है ये? मिसजॉइंडर. ठीक. मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. वैसे ही आपको एक और चीज पता चलनी चाहिए कि एपेलेट कोर्ट में अगर आप सेक्शन 99 देखेंगे तो मिसजॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन पे कोई डिक्री भी रिवर्स नहीं होती है. ठीक है. तो अगर आपको ऑब्जेक्शन लेना है मिसजॉइंडर ऑफ द कॉजेज ऑफ एक्शन का तो इशू सेटल होने से पहले लीजिए. ठीक है. अदरवाइज ये मान लिया जाएगा कि यू हैव वेव्ड इट, और एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी अगर आप उससे भी पहले ले सकते हैं तो ले लीजिए. तो बस रूल 7 का ध्यान रखिएगा. हो गया आपका प्राइमरली क्या नाम है, ऑर्डर टू रूल 2. आपने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोविजन को बहुत अच्छे से ख़त्म कर लिया है. ठीक है. तो मैं रिटरेट अगेन, कुछ नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछिएगा. कुछ डाउट्स अगर आपके दिमाग में अराइज करते हैं इसके बाद भी तो उसको भी लेके पूछ लीजिएगा. आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व देम फॉर यू. ठीक है. तो दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो.